ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 505 के बारे में, जो कि इस बारे में बात करता है, जो बात करता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं और उससे जाके क्या कर रहे हैं, कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि भाई लेट्स से हमारे यहाँ पे कोई फिगर दिख रहा है और उस फिगर का कन्फर्मेशन हम उस पार्टी के पास जाके ही लेने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस में जा सकते हैं, बैंक के पास जाके पूछ सकते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल दिख रहे हैं, उनका कोई बैलेंस दिख रहा है, उनसे पूछ सकते हैं। इन्वेंट्री अगर किसी थर्ड पार्टी के पास रखी है वेयर हाउस वगैरह में, तो उसके लिए हम पूछ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड है वो कोई लॉयर के पास है, कोई फाइनेंशियल के पास है कस्टडी में, तो हम वो वहाँ जाके वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट है जो थर्ड पार्टी के पास सेफ कीपिंग के तरीके से पड़ी रखी है, या फिर स्टॉक ब्रोकर ने कोई ख़रीद के रखी है इन्वेस्टमेंट जो अभी तक डिलीवर नहीं हुई है बैलेंस शीट डेट तक। इसके अलावा कोई ऐसा अमाउंट है जो ड्यू है लेंडर के पास, ठीक है, या फिर कोई अकाउंट्स पेबल पड़े हुए हैं। तो ये अगर सारी कोई चीज़ें हैं तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बोला गया कि किस किस जगह के लिए आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हो। अब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने जाओगे तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब सबसे पहले आप क्या देखने जाओगे जब आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लोगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भाई हमारे लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ज़रूरी है भी या नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किस किस इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा अकाउंट बैलेंस को चेक करना है, कौन से एलिमेंट को चेक करना है, कौन से टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को चेक करने जाना है, कौन से साइड एग्रीमेंट को चेक करने जाना है, कौन सी कंडीशन एब्सेंस है जिसके लिए मुझे करने जाना है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई किस इन्फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन मंगाने जाना है। आपने ये डिसाइड कर लिया सबसे पहले। अब आपने डिसाइड कर लिया तो सेकंड स्टेप पे आप जाओगे और क्या करोगे, सेकंड स्टेप पे जाके आप कन्फर्मेशन को डिज़ाइन, या फिर आप ऐसे बोलो कि चलो आपने ये देख लिया कि आपको क्या कन्फर्मेशन लेना है वो आपने देख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखने जाओगे कि आपको किस पार्टी से कन्फर्मेशन लेने जाना है। तो फिर आप पार्टी को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद जाके आप क्या करोगे, आप कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट बनाने जाओगे। ठीक है, जब आप कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट बनाने जाओगे तो आप में आपका उसमें प्रॉपर्ली एड्रेस होना चाहिए, एज वेल एज उसमें आपका रिटन इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। जो कन्फर्मेशन होता है ना, वो कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट ऑडिटर के लेटर हेड पे होता है और जो रिप्लाई आता है ना वो भी ऑडिटर के एड्रेस के ऊपर ही आता है। तो आपको वो देखना है कि भाई प्रॉपर्टी उसमें क्या होना चाहिए, एड्रेस वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करनी है। तो जब कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करोगे तो उस टाइम पे उसको कन्फर्मेशन को डिज़ाइन करते टाइम आपको क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कि भाई क्या वहाँ पे रिस्क है, ठीक है, क्या उधर फ्रॉड रिस्क के चांसेस हैं, आपका क्या लेआउट होना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका सेम अगर ऑडिट एंगेजमेंट आपका पहले भी आपने करा हुआ है तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, या फिर आपने कोई सिमिलर ऐसा कोई ऑडिट किया हुआ है तो उसके लिए आपका वो सिमिलर एंगेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको किस असर्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेना है कि भाई कंप्लीटनेस के लिए लेना है, एग्जिस्टेंस के लिए लेना है, किसके लिए लेना है। फिर आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, पेपर फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। यूजुअली अपने जो कंफर्मेशन ले रहे होते हैं वो अपने कंफर्मेशन ले रहे होते हैं हार्ड कॉपी में ले रहे होते हैं, क्योंकि मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि हमने ईमेल वगैरह के द्वारा मंगाए तो शायद से एड्रेस जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वो हमारे कंपनी ने हमें गलत दे दिया, जिसका हम क्या करें, ऑडिट करें। तो इसके लिए बेटर क्या रहता है, सेफ ऑप्शन क्या है, तो सेफ ऑप्शन है हार्ड कॉपी में जाके करना। फिर इसके बाद हमें क्या लेना रहेगा, हमें मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लेना रहेगा कि भाई वो जाके मतलब वो हमें अथॉरिटी दे दे कि हम कंफर्मेशन ले सकें, एज वेल एज वो कंफर्मिंग पार्टी जिससे हमें कंफर्मेशन लेने जाना है, जिसे हमें ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, उसको भी वो क्या करे, उसको इनकरेज करे कि हाँ भाई ठीक है हमारे ऑडिटर को बता दो। तो वो होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो कंफर्मिंग पार्टी है वो विलिंग होनी चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन दे दिया, साथ के साथ वो भाई उसका जवाब भी आना चाहिए। एज वेल एज हमें क्या देखने जाना है कि हमें हमारा पर्पस क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअल इनवॉइस के अमाउंट को चेक कराना चाहते हैं, हम टोटल अमाउंट को चेक कराना चाहते हैं, हम क्या कराना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए जब हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को ड्राफ्ट करने जाएंगे तब। ठीक है, तो स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले डिसाइड करो कि किस इन्फॉर्मेशन के लिए लेना है, फिर पार्टी को सिलेक्ट करो, फिर कन्फर्मेशन को डिज़ाइन करो, उसमें प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, रिटर्न इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सब होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, वो रिक्वेस्ट जो आपने ड्राफ्ट करी है वो आप क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे और उसका फॉलोअप लेते रहोगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंसेस आएंगे और डिफरेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, एवेल्युएट करने जाना पड़ेगा। तो अभी तक में क्या बात हुई, इतनी बात हुई।
अब रिस्पॉन्स आएंगे, तो जो रिस्पॉन्स आएंगे ना वो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। जब जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे ना तो आप दो तरीके का रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक क्या होता है पॉजिटिव कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट, एक क्या होता है नेगेटिव कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कन्फर्मेशन के रिक्वेस्ट में आप क्या बोलते हो कि भाई आपको ना रिप्लाई देना ही देना है, मतलब अगर आप सहमत हो रहे हो बात से तो भी रिप्लाई दो, अगर आप जो बैलेंस दिया है उससे आप सहमत नहीं हो रहे हो, उसके साथ आप अग्री नहीं हो रहे हो, तो भी आप क्या करने जाओ उसका रिप्लाई देने जाओ। दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव कन्फर्मेशन। ठीक है। नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होता है? नेगेटिव कन्फर्मेशन में ऐसा होता है अगर पार्टी अग्री नहीं कर रही है, अगर पार्टी हमारे बैलेंस के साथ अग्री नहीं कर रही है तो ही उसको रिप्लाई देने जाना है। तो अगर मान के चलो रिप्लाई नहीं आया तो हम क्या मान लेंगे कि भाई ये तो अग्री कर गई होगी, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में उतना यूज़ नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही लेने जा रहे होते हैं। ठीक है। हम नेगेटिव रिस्पॉन्स को कब यूज़ कर सकते हैं? हम नेगेटिव रिस्पॉन्स को यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा उस जगह का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है, अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, जो अमाउंट जिसके लिए हम कंफर्मेशन ले रहे हैं वो अमाउंट हमारा बहुत छोटा सा है, हमारा मतलब हमें कोई ऐसा रीज़न ही नहीं लग रहा जिसके कारण क्या होगा वो हमारे रिक्वेस्ट को मना करेगा। तो अगर ऐसा सब कुछ रीज़न रहता है ना तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, तो हम नेगेटिव कन्फर्मेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अब आपने रिस्पॉन्स आएगा या तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा या नेगेटिव कन्फर्मेशन के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्स, कि भाई पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, या फिर वो लेट्स से आपने मेल किया या आपने या लेट्स से आपने कोरियर करा, जो भी करा और वो क्या आ गया अनडिलीवर आ गया, तो उसको बोलेंगे नॉन रिस्पॉन्स। और अगर आपने उनका जो रिस्पॉन्स आया और आपने जो वैल्यू भेजा और उनका जो वैल्यू आया उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोला जाएगा एक्सेप्शन। ठीक है। तो अब आपको क्या करने जाना है, जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स को आपको क्या करना है, एज एन ऑडिटर इवेल्युएट करना है कि भाई क्या रिस्पॉन्स आया है। जब आप चेक करने जाओगे ना तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो रिस्पॉन्स आया है वो कितना रिलायबल है, मतलब आप जो आपने जो ये प्रोसीजर लगाया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, क्या वो एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज़ हो सकता था या नहीं हो सकता था। सबसे पहले आपने ये देखा होगा, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स आया तो आपको क्या चेक करने जाना है कि वो कितना रिलायबल है। तो जब आप ये चेक करने जाओगे ना कि भाई जो रिलायबिलिटी है भी या नहीं, उस टाइम पर आप क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखोगे कि भाई जो सामने वाली पार्टी जो कन्फर्मेशन दे रही है, दैट कन्फर्मिंग पार्टी, उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ठीक है। तो आपको ये देखने जाना है कि वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा, सबसे पहले। दूसरा आपको क्या देखने जाना है कि भाई वो जो हम जिस चीज़ के लिए कंफर्मेशन मांग रहे हैं उसका सामने वाले को नॉलेज है या नहीं है। सामने वाले को पता ही नहीं है, आप उससे कंफर्मेशन मांग रहे हो तो जरूरत होना है कि वो सही रिप्लाई है। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि भाई जो सामने वाली पार्टी है वो उस पर रिप्लाई करना भी चाहे, क्योंकि देखो आपका ऑडिट है ना, सामने वाली पार्टी की उसके ऊपर रिप्लाई करे, उसके लिए तो फालतू में टाइम जा रहा है, उसके लिए तो फालतू में वो मेल का रिप्लाई करेगी, उसका कॉस्ट जाएगा, उसका टाइम जाएगा। तो देयर आर रीज़न कि कभी कभी क्या है सामने वाली पार्टी आपको रिस्पॉन्ड ना करना चाहे, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि भाई सामने पार्टी जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है या नहीं करना चाहती थी। अब ये सारी चीज़ें हुई। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई डाउट है ये जो रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। अगर आपको रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं अनरिलायबल लगता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं इसमें फ्रॉड रिस्क का कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो आपको नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज करने पड़ेंगे एज पर ऐसे 240। ठीक है। तो यहाँ तक में अपने ने देखा कि भाई हमें क्या करने जाना है, रिस्पॉन्स को चेक करने जाना है। ठीक है। अब जब मैंने क्या बोला था आपको रिस्पॉन्स भेजना है, रिस्पॉन्स भेजने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए होता है। अब मान के चलो कि मैनेजमेंट मना कर रही है कि भाई तुम तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजो ही मत, तुम अपने यहाँ पे क्या करो, यहीं की यहीं चेक कर लो, तो कैसा चलेगा? क्या नहीं चलेगा। तो क्या अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करती है कि भाई एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मत भेजो, तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले वो क्या करेगा, इंक्वायरी लेगा मैनेजमेंट से कि भाई उनके रीज़न क्या है मना करने के लिए, और जो उनके रीज़न है क्या वो वैलिड है, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है। फिर वो देखने जाएगा कि भाई जो मैनेजमेंट मना करे क्या उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, वो जो इम्प्लीकेशन आएगा उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसमें कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसमें कितना चांसेस है फ्रॉड होने के लिए, क्या उनके मना करने से मेरा नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड बढ़ जाएगा, क्या मुझे कोई दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे या नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है। क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है जिसका यूज़ करके मैं क्या कर सकूँ, मैं अपना काम कर सकूँ। ठीक है। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल है वो अनरीजनेबल है, ठीक है, और वो कोई दूसरा ऑडिट प्रोसीजर लगाकर भी क्या वो उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता, तो उसके केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ एज पर ऐसे 260। ठीक है। और ऑडिटर को ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं इसके कारण मुझे अपना ओपिनियन तो चेंज नहीं करना पड़ रहा है, क्या मैं ऐसे 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन चेंज करने जाऊँ। तो नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी।
अब जो भी रिजल्ट आया, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया उसका, उसके ऊपर आप क्या करोगे? अगर नॉन रिस्पॉन्स रहा, सामने वाले ने रिस्पॉन्स ही नहीं करा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना रहेगा। अगर एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन मतलब कोई डिफरेंस आ रहा है, तो आप वो डिफरेंसेस को क्या करने जाओगे? इन्वेस्टिगेट करने जाओगे और देखोगे कि भाई क्या इसके कारण कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है। तीसरा क्या हो सकता है कि भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, सामने वाले ने रिप्लाई तो किया है। अब जो रिप्लाई किया है उसके टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि भाई जो रिप्लाई आया है वो रिलायबल है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने बिना चेक करे आपको रिप्लाई दे दिया हो? तो ऑडिटर क्या करे कि भाई ऑडिटर बोल दे, अगर उसको ऐसा जो रिस्क है, या फिर उसने ठीक है देखा अमाउंट, ठीक है अमाउंट वेरीफाई कर जो रिप्लाई दे दिया, तो फिर उसके लिए क्या है, फिर उधर यहाँ ऑडिटर चाहे तो ऐसा कर सकता है कि जब वो पूछने जाए तो उस टाइम पे वो अमाउंट मेंशन ही ना करे और पार्टी से ही पूछ ले कि भाई अच्छा आपका कुछ पैसा बाकी है तो कितना पैसा बाकी है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं। पर अगर आप ऐसा कंफर्मेशन लेने जाओगे तो वहाँ पे चांसेस है कि सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स ना करे, क्योंकि उसको सामने वाले बंदे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर अगर नेगेटिव कंफर्मेशन आता है, मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन क्या था? नेगेटिव कंफर्मेशन ये था कि भाई अगर आप अग्री नहीं हुए हो तो ही रिप्लाई करने जाओ। तो नेगेटिव कंफर्मेशन उतना अच्छा पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं होता, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं आया तो अपने तो मान लेंगे क्या कि भाई वो अग्री हो गया होगा, पर एक्चुअली में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अग्री हुई। तो अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा होता है तो ये कोई क्लियर, यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई कंफर्मिंग पार्टी ने शायद रिप्लाई ही नहीं करा हो क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन ही रिसीव ना हुई हो, या शायद से कंफर्मिंग पार्टी तो ही रिप्लाई करना चाहे अगर सिचुएशन उनके फेवर में हो। मतलब आपके यहाँ पे अमाउंट दिख रहा हो कि भाई 1 लाख लेना है, उनके यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 2 लाख लेना है, तो वो तो खुश हो जाएंगे ना कि बढ़िया चलो अपने रिप्लाई नहीं करते। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए अपने नेगेटिव कंफर्मेशन को उतना वैल्यू नहीं देते। ठीक है। फिर इसके बाद अगर जो ऑडिटर है उसको डाउट हो रहा है जो रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर, उसके रिलायबिलिटी के ऊपर, तो फिर उनको अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? दोबारा से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको एवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमें अकाउंट रिसीवेबल को चेक करने जाना है, तो हमारे लिए अगर सामने वाला बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है कि हम कैश रिसिप्ट चेक कर लें, हम शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लें, हम सेल के एंड का पीरियड चेक कर लें, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। सेम अकाउंट्स पेबल के लिए क्या कर सकते हैं? हम कैश का डिस्बर्समेंट चेक कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज चेक कर सकते हैं, जो भी गुड्स रिसीव नोट है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ अपने क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ अपने अलग से ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर को लगा सकते हैं अगर इनकेस एक्सटर्नल कंफर्मेशन वर्क नहीं कर रहा है तो। इसके बाद जैसे ये एग्जांपल है कि एक ऑडिटर है, ठीक है, उन्होंने क्या करा? पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजा 30 क्रेडिटर्स को। ठीक है। जो सारे क्रेडिटर्स थे वो स्मॉल बिजनेसेस थे और सबको क्या भेजा गया? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा गया। हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, CFO के साथ डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि ठीक है भेज दो। उन्होंने कोई कंसर्न, मतलब उन्होंने कुछ भी मना नहीं करा और हमने क्या करा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए भेज दिया। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो रिक्वेस्ट है वो उसका रिप्लाई भी आ गया, उसका रिस्पॉन्स भी आ गया और विद इन अ वीक ही आ गया। ठीक है। और फिर हमने चेक किया तब हमें पता चला कि भाई जो 30 में हमने भेजे हैं, 30 में से 25 फॉर्म तो क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं और वो कैंसिल हो गई हैं। हमें कहाँ से पता चला? हमने GST पोर्टल चेक किया, वहाँ पे जाके हमें पता चला। ठीक है। तो अभी देखो ये जो सिचुएशन है ये आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि भाई ये थोड़ा रिलायबल नहीं लग रहा रिस्पॉन्स। ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर आपको लगे कि भाई जो रिस्पॉन्स है वो रिलायबल नहीं है, तो एज एन ऑडिटर आपका क्या ड्यूटी रहेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या इसके कारण मुझे अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे फ्रॉड रिस्क हो सकता है, क्या मुझे नेचर टाइमिंग ऑफ एक्सटेंड ऑफ अपना ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑडिट एविडेंस वाली बात भी आ जाएगी कि भाई यहाँ पे जो हमने जो चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से हमें क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है ना उसके रिलायबिलिटी के ऊपर क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। जैसे जो हमने चेक करा GST पोर्टल पे हमें इनडायरेक्टली ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल गया ना कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। 25 फॉर्म कैसे बंद हो गए एक साथ, और 25 के 25 ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया। फिर उसके बाद क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो ओरिजिनल डेटा से, ओरिजिनल जो कन्फर्मिंग पार्टी है उससे वो इन्फॉर्मेशन आई भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें क्या लग सकता है? डाउट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो अपने को क्या है? फिर रिस्क को एवेल्युएट करना पड़ेगा और फ्रॉड रिस्क भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे 505 किस बारे में बात करता है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है।